प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 2 हफ्ते में लाहौर और इस्लामाबाद की अदालतों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो ईद से पहले से हम देख रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक थे बाहर जाने के लिए, उनके लिए फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से उनके हक़ में, उस पर अमल दरामद ना हो सका। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के पास ही तौहीन अदालत लेकर चले गए। फिर वो दरख्वास्त वापस हो गई, तो फिर उन्होंने एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर की कि अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराया जाए। फिर उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन इसी दौरान वफाक जो है, वफाकी हुकूमत वो जा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें पहली समाअत हुई और अब अगली समाअत जो है वो बुध को होने जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और अहम डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये थी कि काजी फाइज़ साहब का फैसला रिव्यू के बाद आ चुका था और उस पर हुकूमत ने एक और रिव्यू डालने का फैसला किया। अब इस पर बहस शुरू हो गई कि क्या रिव्यू पर रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। इब्तदाई तौर पर तो उस पर कुछ एतराज़ात लगे हैं, लेकिन इस पर तज्जिया ये है कुछ माहिरीन का कि रिव्यू पर रिव्यू हो सकता है, जिसे आप क्यूरेटिव रिव्यू कहते हैं, और इसकी मिसालें माजी में मिलती हैं और ये होने जा रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक डिबेट हुई है, वो ये कि एक ऐसा शख्स जो मफरूर हो चुका है और मफरूर करार दिया जा चुका है, यानी नवाज शरीफ, क्या उसकी अपीलें सुनी जा सकती हैं और उसके लिए प्लीडर मुकर्रर हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो क्या फिर नवाज शरीफ की अपीलों का क्या जाए। क्या उन अपीलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए जब तक कि वो वापस ना आए, या फिर इसको डिसमिस कर दिया जाए, मुस्तरद कर दिया जाए। ये एक बहस हो रही है और इसके लिए 9 जून को अदालत ने कानूनी राय जो है वो मांगी है कि इस पर बहस होगी कि नवाज शरीफ साहब की अपीलों का क्या होगा। फिर नैब में जो ट्रायल है बड़े अहम केसेस में वो रुका हुआ है। जजेस की ट्रांसफ़र हो गई थी, नए जज अपॉइंट नहीं हो पा रहे, तो ट्रायल के ताख़ीर के क्या नतीजा है वो किस तरह से निकलता है और जो ऊपर की अदालतें हैं उसमें क्या होता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चूँकि ये बहुत सारी चीज़ें पिछले 1-2 हफ्ते में जमा हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना माहिरीन का एक पैनल लिया जाए, उनको दावत दी जाए और उस पर इन तौर पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर उन निकात पर जो आइंदा 1-2 हफ्ते में जिन पर समाअत होनी है, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ राना अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और राना साहब जो हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्तें थी उसमें उसके खिलाफ वफाक की तरफ से अदालत में पेश होते रहे हैं और दलाइल देते रहे हैं। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। खलील ताहिर संधू साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और मुख्तलिफ केसेस में ये जो उनका लीगल पैनल है उसका हिस्सा होते हैं और अदालत में अक्सर केसेस में, नून लीग के केसेस में वहाँ पर मौजूद होते हैं और इसी तरह से अदालत में होने वाली जो कार्रवाई है उसके चश्मदीद गवाह भी होते हैं। तो इसलिए हमने आज खलील ताहिर संधू साहब को दावत दी है और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले राना अब्दुल शकूर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि एक तो ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पटिशनें वापस लेने की दरख्वास्त की अदालत से, जो कि उनका हक है, तो आपने उसकी मुखालफत क्यों की। और दूसरा सवाल यह है कि जब उन्होंने अपनी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली और अदालत ने इजाज़त दे भी दी, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसरार क्यों किया कि दरख्वास्तें वापस हो जाने के बावजूद आप इसको सुने। ये 2 सवाल हैं आपसे। खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। एक तो बात करने से पहले मैं इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बिहाफ पर बात नहीं कर रहा। ठीक, मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ। वैसे भी जून के दूसरे हफ्ते से मैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से फेडरेशन के केस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी एज जो है वो उसका तकाजा है। यानी आप रिटायर हो रहे हैं? रिटायर आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते नहीं हैं। ठीक है, ये लेकिन एक लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो वैसे प्राइवेट कैपेसिटी में हम जो है ना जी, वो फेडरेशन अगर चाहेगी तो हम जारी रखेंगे। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आपका दूसरा सवाल ये है, ये पहले ही सवाल आपका ये है, आपने मुखालफत क्यों की? मैंने मुखालफत क्यों की। जी देखें असदुल्ला खान साहब, बड़ी वाज़ेह बात है एक आम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमारे जो इस वक्त नाज़रीन हैं वो आम लोग देख रहे हैं कि हमने उससे पहले उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जी 7 मई 2021 के ऑर्डर को। ठीक है। जिसके ज़रिए से शहबाज शरीफ साहब को परमिशन ग्रांट की गई थी कि वो बाहर तशरीफ़ ले जा सकते हैं। तो ये जो विड्रॉल की जो एप्लीकेशन थी, एक तो ये सिर्फ सिंपल विड्रॉल नहीं था, ये मैं रिकॉर्ड की बातें आपसे बता रहा हूँ, ज़ाहिर है इसमें अपनी मेरी कोई राय शामिल नहीं है जी। तो उसमें वो दरख्वास्त अनकंडीशनल नहीं थी। उसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि हमें
दरख्वास्त भी इसके अपनी मेन पटिशन भी वापस लेने की इजाज़त दी जाए और तमाम CMs वापस लेने की इजाज़त दी जाए, और साथ हमें हमारा राइट जो है वो रिज़र्व रखा जाए कि इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिन्होंने तौहीन की है, जो उनका मौक़िफ़ था जी, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उन सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का अख्तियार महफूज रखते हैं। ठीक, इसलिए मैंने उस दरख्वास्त की विड्रॉल की मुखालफत की कि क्योंकि ये अनकंडीशनल विड्रॉल नहीं है, और वैसे भी कानून ये कहता है कि ये विड्रॉल का जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, एब्सोल्यूट नहीं है। इसके दूसरा सवाल का दूसरा है, उस पर मैंने वो लीगल ठीक है। दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब पिटीशनें यहाँ से खारिज हो चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कहते हैं कि नहीं, इसको सुना जाए क्योंकि गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इससे, इसकी क्या वजह? जी, असदुल्ला खान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में गालबन शायद आप भी मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में हियरिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल हम किसी फ्रीक के ख़िलाफ़ नहीं गए, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी पिटीशंस वापस ले ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाए। ठीक, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी पार्टी के रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क की क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मुतल्लिक़ है। ठीक, वो तकरीबन 10 क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और इसी जानब हमने निशानदेही करवाई सुप्रीम कोर्ट में। मैं आम अपने भाइयों की ठीक है, आगाही के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ उन्हीं क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बात हुई। ठीक है, हमने ये कहा कि वहाँ हमें मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हमारे कोई ग्रीवेंस नहीं है इस पिटीशन में, और वैसे भी जो है ना, ये हमारा उनके लिए बड़ा एहतराम है, इसलिए ना हम कोई मुअज़्ज़ज़ अदालत के ख़िलाफ़ कोई रिलीफ लेने गए थे। चलिए, हम तो सिर्फ एक वो टेक्निकली तौर पर उन इशूज़ को डिसाइड करवाने गए थे, हमेशा हमेशा। बिल्कुल सही है। उसमें जो आर्गूमेंट हुआ था शाह खावर साहब, उसमें अब जाहिर है इस पर सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि जब इसमें लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें वापस हो चुकी हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से में क्यों इसको जारी रखना चाहते हैं? तो खालिद जावेद साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये दलील दी थी कि अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और लोग सिमिलर स्पीड के साथ आकर इंसाफ मांगेंगे और कहेंगे सिमिलर स्पीड के साथ हमारा फैसला सुनाएं। तो इस पर बड़ी हैरत का इजहार जजेस की तरफ से हुआ था और फिर रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। अब ये मामला क्वैश नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये बुध को इसकी समाअत होगी। तो आप इस तरह की के मामले में इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं शाह खबर साहब? जी असदुल्ला साहब, बात यह है कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है। इस पे मुझे भी हैरत हुई, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने काफ़ी हैरत का इजहार किया कि जब मेन पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट से वापस ले ली गई है, तो उसका एक हाई कोर्ट के एक अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ जो फेडरेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसकी जब बुनियाद ही नहीं है तो फिर उस पर क्या बहस होनी है। देखिए, ये कहना कि ये एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगी कि हाई कोर्ट इतना स्पीडी जस्टिस किसी को ना दे, मैं समझता हूँ कि ये तो आइन और कानून की रूह के बिल्कुल मुतसादिम है। और आइन ने जो इख्तियारात दिए हुए हैं हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उनको आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट के पास उसकी ज्यूरिस्डिक्शंस हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, आप इसको एक मिनट के लिए भूल जाएं कि इसमें पिटिशनर मियाँ शहबाज शरीफ थे। आप कह लें कि एक ऑर्डिनरी सिटीज़न था जिसकी जो है जिसका नाम ECL में था पहले, और उसको निकाला जा चुका था और उसकी किसी क्रिमिनल मुकदमे में ज़मानत हो चुकी थी और वो मुल्क से ट्रैवल करना चाहते थे। उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। तो ब्लैक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो लॉ में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में किसी का नाम डालना जो है वो लॉफुल एक उसका तरीक़ाकार मौजूद है, उसका एक कानून मौजूद है, उसकी जो है वो रूल्स मौजूद हैं। लेकिन ब्लैक लिस्टिंग जो है, इस पर तो बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट्स दे चुकी है कि ब्लैक लिस्ट की इज एलियन टू द लॉ। लेकिन सर वो ब्लैक लिस्ट नहीं, वो एक और लिस्ट है। ये जो आईनी दरखास्त दाखिल की गई थी, सर वो PNI एक और लिस्ट है। मैं आपको कंप्लीट करने दे। जी। वो तो अगर ब्लैक लिस्ट नहीं है तो फिर ABCD कोई भी लिस्ट जिसका कानून में कोई जिक्र नहीं है वो कोई नहीं है। मैं आपको जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि
अगर एक शहरी अपनी एक आईनी दरखास्त दायर करता है वो सेम डे भी लग जाती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मियां शहबाज शरीफ की ये जो दरखास्त सेम डे लगी, सेम डे टेकअप हुई, ये होता है। और सेम डे एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई ऑर्डर जो है उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन सर और इस केस में हुआ क्या था, इसमें केस में भी हुआ था कि वो आईनी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई थी और उनका एक जो ज़िमनी हुक्म, जो उनकी जो एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन थी, उसमें उन्होंने वन टाइम के लिए उनको पैरावाइज कमेंट्स मंगवा लिए फेडरेशन से और उनको एक दफ़ा कुछ हफ्तों के लिए इजाजत दे दी कि वो जा सकते हैं। तो ये कोई पहली दफा ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ, ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट्स रोजाना करती हैं। न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट करती है बल्कि सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ऐसे। अब चूंकि ये केस चूंकि बड़ा हाईलाइटेड है, इसमें एक पॉलिटिकल फिगर शामिल है, तो इसलिए तासुर यह दिया जा रहा है कि शायद उनको की एक स्पेशल रिलीफ दिया गया है। ऐसी सूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर, कोई भी अबूरी हुक्म जो हाई कोर्ट का हो जिसने फाइनलिटी अटेन ना की हो, उसको नॉर्मली जब चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉर्मली उसमें इंटरफेयर नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि वो हाई कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली हुई है और उस पर उन्होंने अभी अपना एक फाइनल हुक्म जो है वो सादर करना है। तो नॉर्मली ये होता है कि वो हाई कोर्ट्स को ये दोबारा भेज देते हैं और उनको ये उनसे तवक्को करते हैं ऑर्डर में कि आप इस दरखास्त का और इस रिट पिटीशन का जो जल्द अज जल्द फैसला कर दें। ठीक है शाह खान साहब, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ थी। एक नुक्ता और भी आया था, वो ये था कि ये मामला ये था कि इसमें फ्रीकैन को सुना नहीं गया और ये दलील दी गई थी अटॉर्नी जनरल की तरफ से। तो उस पर शहजाद अली शाह साहब ने हैरत का इजहार करके पूछा था कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या फ्रीकैन को सुने बगैर फैसला सुना दिया गया था? तो आपके ख्याल में एक दिन, आप कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर फैसला आना हैरान कुन नहीं है, लेकिन क्या फ्रीकैन को सुने बगैर फैसला आना यह भी हैरान कुन नहीं है? नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं आपको बताऊं, जो अबूरी दरखास्त होती है इंटरिम रिलीफ की, उसमें बिल्कुल सुनना जरूरी नहीं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, देखें, हर अदालत में, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वफाक के जो हैं वकला, वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, हर अदालत में एक एक मौजूद होता है। कम से कम एक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जरूर होता है। वो इसलिए होता है कि कोई, और इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफिस के भी लोग होते हैं। वो इसलिए होता है कि कोई ऐसी पटिशन आ जाए और उसी वक्त वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के नुमाइंदे को नोटिस कर सकते हैं कि आप तशरीफ लाएं, इसमें हमें असिस्ट करें। और ऐसा नहीं है। उसमें जो रिकॉर्ड ये कहता है कि FIA को भी तलब किया गया, उसमें उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे और हमारे जो दोस्त हैं राना अब्दुल शकूर साहब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, ये भी ऑन कोर्ट कॉल मौजूद थे। उनको रिट पिटीशन की हद तक उनको नोटिस किया गया, उनसे पैरावाइज कमेंट्स जवाब मांगा गया। सिर्फ वो जो अबूरी हुक्म जो उन्होंने दायर करना था या सादिर करना था, वो उनकी इंटरिम रिलीफ की। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विफाक की जो अपील है, उसका जो फाइनल फैसला है वो तो होना था। ठीक है, आप समझते हैं कि विफाक की जो अपील है इसका कोई आपको मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता, ये आपकी राय है इस पर? उसकी वजह यह है कि जब एक मेन फैसला हाई कोर्ट का जो जिसको उन्होंने चैलेंज किया था, एक अबूरी हुक्म को, जब वो फील्ड में मौजूद नहीं है, वो रिट पिटीशन भी नहीं है, वो मुतफर्रक दरखास्तें भी वापस हो चुकी हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई दरखास्त कोई वापस लेता है, रिट पिटीशन है कोई, उसका ये हक होता है कि वो अदालत से ये परमिशन ले कि मैं इस शर्त पे ये वापस ले रहा हूं कि मैं अगर कोई दोबारा भी अदालत से रुजू करना चाहूं तो मेरा वो हक महफूज रहे। ये भी जो है ये बड़ी आम रूटीन की बात है और ये ऐसी इजाजत जो है वो अदालतें दे देती हैं। चलें, इस पर शायद राना शकूर साहब कुछ कहना चाहें, लेकिन पहले मैं इरशाद आरिफ साहब का मौक़िफ़ इसमें ले लूं। इरशाद साहब, अब ये इस मामले को हम इसलिए टेकअप कर रहे हैं क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और इस पर समाअत होनी है, और चूंकि सबकी ये तवक्को थी या अंदाज़ा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाते ही विदिन अ मिनट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जाएंगे और कहेंगे जी हम विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इसकी बुनियादी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका रिकॉर्ड मंगवाया गया है। आप इसको किस तरह से, अब आपने दोनों तरफ का नुक्ता सुन लिया, कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है, दो जो आईनी और कानूनी माहिरीन मौजूद हैं, उनकी राय ही मैं तो मुकद्दम समझूंगा, और दोनों मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के लोग हैं। इसलिए असल में इसका जो अहम पहलू है वो सियासी पहलू है, कानूनी नहीं है। शाह खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई आम आदमी होता तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होनी थी, लेकिन ये भी तो दुरुस्त है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है उसमें आम आदमी को इस तरह से रिलीफ मिलता नहीं है। प्रॉब्लम ये पैदा हो रहा है कि हमारे यहाँ
जितने भी कवानीन हैं उनका बेनिफिशरी जो है वो एक मखसूस तबका है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास असर रसूख है, और जिसके पास वसाइल हैं। ठीक है। आम आदमी अगर रूटीन में और अपने हक के लिए अगर बिल्कुल 100% वो बेकसूर हो, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी ना हो, तो वो भी कई कई साल तक उसको रिलीफ़ नहीं मिलता। और उसकी वजह हमारा पेचीदा कानूनी निज़ाम है कि उसकी रसाई नहीं होती, उसको अच्छा वकील नहीं मिलता। और अगर वो यानी एक मैं मिसाल देता हूँ, ये जो माल टाउन का वाक़या है, सानेहा है, ये सब के इल्म में है और हर शख्स को उससे हमदर्दी है उन लोगों से जिनके अजीज़ व अकारिब वहाँ कत्ल हुए, मारे गए रियासती इदारों के हाथों। ठीक है। उस एक खातून जिसको गोलियां लगी थी जी, उसकी बेटी जो है वो उन दिनों जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा फ़ाल थी और एक चीफ़ जस्टिस जो थे वो हर एतवार को लाहौर में आके बैठते थे और वो इंसाफ फराहम करते थे और बड़े एक्टिव थे और लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे, उन पर तनकीद भी कर रहे थे। हाँ। वो कई दिन तक वहाँ जाके बैठती रहीं, लेकिन उसको किसी ने सुना नहीं। बिल्कुल सही है। शाह साहब अगर इजाज़त दें, एक छोटा सा ब्रेक में ले लेते के बाद वापस आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही आप कर रहे हैं निशानदेही, और 15 फरवरी से के बाद से लेकर आप कि उस पर केस ही नहीं लगा। हालांकि 15 मार्च से डेली रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होने का चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने ऐलान किया था, लेकिन लगा ही नहीं है। अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा कि दोबारा उस पर जेटी बन सकती है या नहीं। एनीवे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। खलील ताहिर संधू साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं ज़रा शबाशी साहब का जो मामला था उस पर दोबारा बहस कर लेंगे। मैं काजी फ़ाइज़ साहब के मामले पर आ जाता हूँ। काजी फ़ाइज़ साहब का रिव्यू में फ़ैसला आया। अब एक बहस ये हो रही है कि रिव्यू पर रिव्यू नहीं हो सकता, कि क्यूरेटिव रिव्यू की एक दरख्वास्त आ गई है। तो इस पर जो है वो आपका राना अब्दुल शकूर साहब क्या मौक़िफ़ है कि काजी फ़ाइज़ साहब के मामले में रिव्यू पर रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? इससे पहले अगर मैं इजाज़त दें तो सिर्फ एक दो अल्फाज में मैं अपने भाई शाह खावर साहब ने जो बात की है उनका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त CPLA सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सब जुडिस है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जहाँ तक उन्होंने कहा जी कि ये इंटरम रिलीफ है, इसके मुतल्लक जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर नोटिस नहीं लिया जाता या कार्रवाई नहीं होती, ये अमूमी तौर पर यह बात दुरुस्त है। लेकिन ऐसे हालात जहाँ कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार इंटरम रिलीफ की दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ भी CPLA सुनी है और इस पर बेशुमार फैसले मौजूद हैं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। दूसरा, इन्होंने कहा जी कि ये एक इंटरम रिलीफ था जी। 5 जुलाई को तो अभी हेयरिंग के लिए फिक्स था। और ये अता तारड़ साहब का, अमजद परवेज साहब का आर्गूमेंट कोर्ट से बाहर भी था। मैंने उनसे ज़ाती तौर पर पूछा जाकर, तो उनका यही आर्गूमेंट है। वो कहते हैं कौन सा केस डिसाइड हो गया, 5 जुलाई को अभी इसकी हेयरिंग होनी थी। जी जी, वो जो मेन उनका रिलीफ था वो यही था कि हमें ब्लैक लिस्ट की वजह से रोका ना जाए और जाने दिया जाए। ये इंटरम रिलीफ ग्रांट नहीं हुआ था, ये एक किस्म का फाइनल रिलीफ ही ग्रांट हुआ था। तो इसलिए जो है ना जी, फेडरेशन जो है वो CPLA में गई, पहले गई, ये विड्रॉल बाद में हुई। जो मेरे भाई शाह खावर साहब बात कर रहे हैं ना कि जब विड्रॉल हो जाए तो उसके बाद कोई फील्ड में वो ऑर्डर नहीं रहता, ये दुरुस्त है। लेकिन ये बाद में हुई, ये पहले चले गए थे गवर्नमेंट। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इन पर सिर्फ जो है ना जी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करना है कि फिर में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रोसेस है उस पर कई ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई मतलब उन्होंने उठाए हैं फेडरेशन ने, जिनका फैसला होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इनके लिए नहीं, ये तो एक केस था, एक हाईलाइट हो गया। दूसरे लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी ये इसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उन्हें डिसाइड होना ज़रूरी है। लेकिन मैं तफसील से बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैटर सब जुडिस है। ठीक। और जहाँ तक आपने बात की है काजी फ़ाइज़ साहब के जो रिव्यू की बात आ रही है जी, देखें, ये फेडरेशन ने क्यूरेटिव इसमें पिटीशन फाइल की है, रिव्यू की जी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में फ़िलहाल इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इंडिया में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर क्यूरेटिव जो है पटिशन की अपने रूल्स में इजाज़त दे दी है। ठीक। वो इसलिए दी है ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जी मैं शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, जी वो इसलिए दी है। ये देखें इसमें जो एक आम आदमी को समझाने वाली बात है भी ये सेकंड रिव्यू क्या है, ये क्यों है। काजी फ़ायद ईसा साहब के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, ऑनरेबल बेंच ने, उस फैसले के ख़िलाफ़ काजी फ़ायद ईसा साहब की वाइफ ने और काजी फ़ायद ईसा साहब रिव्यू दायर किया। ठीक है, जिस पर जो फैसला आया वो पहले वाले फैसले से मुख्तलफ था। ठीक है, तो जाहिर है अब जब मुख्तलफ फैसला आया तो जो पहले वाला जो फरीक था उनके राइट भी तो अफेक्ट हुए हैं ना, उन्हें भी तो सुना जाना चाहिए ना कि अब जो मुख्तलिफ फैसला आया है उसके मुतल्लक उन्हें भी तो कोई कानूनी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक। ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ रूटीन में ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए हुए हैं 1980 के, उसमें ये गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू के बाद भी केसों को सुना है और उस रिव्यू के फैसलों को अमेंड किया है। एक नहीं, कोई 5 से ज़्यादा फैसले मौजूद हैं। ठीक। लेकिन ये क्योंकि मामला तो आप समझते हैं रिव्यू पर रिव्यू आ सकता है। चले तो इस पर मैं शाह खबर साहब की राय भी लेता हूं, लेकिन उससे पहले खलील ताहिर संधू साहब ने चूंकि मुझे ज्वाइन कर लिया और हम शहबाज शरीफ साहब के मामले पर बात कर रहे थे, तो खलील ताहिर संधू साहब ये हम अभी बहस कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला हासिल किया उसके खिलाफ विफाक सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी ये ज़ेर समात है और बुध को इसकी दोबारा समात होगी 2 जून को। मुझे ये बताइए कि क्या आपने एक ऐसा फैसला लाहौर हाई कोर्ट से हासिल कर लिया जो जल्दबाजी में लिया गया, जिसमें फरीकैन को सुना नहीं गया और जिस पर विफाक को यह एतराज़ है कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि जिसमें हर शख्स फिर इसी स्पीड के साथ इंसाफ मांगेगा और फरीकैन को सुने बगैर इसरार करेगा कि फरीकैन को सुने बगैर भी जो है इसमें हो सकता है। आपने कैसा फैसला हासिल किया शहबाज शरीफ साहब के लिए? संधू साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब। एक तो मैं आपसे पहले हमारे भाई हैं राणा साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, बड़ा पुरानी इनसे शनासाई है मेरी, मुझे तो बात करते हुए थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन चूँकि राणा साहब से पुरानी न्याज़बंदी है, शायद उनको याद हो या ना याद हो, ये हो नहीं सकता किसी सूरत में भी। ये जो रिव्यू की बात करें, मेरी ज़ाती राय ये है एज ए लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, बाकी छोड़ दे इस पर हमने कोई फैसला नहीं लिया। फैसला जी ठीक है जी फैसला जो है वो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने किया है, बाकर नजफी साहब ने, और वहाँ पे एफआई भी मौजूद थी। वहाँ पे आपको पता, बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं इन केसेस में आजकल, और वहाँ पे सारे मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद अगर इनको कोई बात नागवार गुजरी है तो वो भी चूँकि सब जुडिस है अदालत उज़्मा में, तो जो भी अदालत उज़्मा फैसला करेगी हमारी सराखों पर, अदालतों के सामने हम किस तरह से। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि बड़े मोहतरम शाह खबर साहब बैठे, मैं उनसे तो अभी नहीं बात सुनी, लेकिन राणा साहब को पता कि जब ये पेश होते थे तो इनके वो सारे कहते थे कि आप मुझे इंडिया के क्यों हवाले देते हैं, पूछ लें इनसे, भाई है मेरे, बड़ा पुराना मोहसिन इनका जब बार काउंसिल के मेंबर होते थे। तो आज ये कह रहे हैं कि ये फलां फैसला है, फलां रूल है, इस पर और ज्यादा नहीं, लेकिन हमने वो फैसला सबने किया है। लेकिन बाकियों की राय भी आ गई, शाह खबर साहब भी कह चुके हैं कि इस मौके पर राय लेना जरूरी थी, लेकिन आपकी राय इस पर क्या है? कि वैसे ये हैरानकुन था, कुछ लोगों के लिए हैरानकुन था कि तमाम फरीकैन के जवाब सुने बगैर शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, तो इस पर आपका जवाब क्या है? नहीं, फरीकैन तो वहां पे मौजूद थे, इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया तो मैं समझता हूँ उनका भी राइट है, एफआईए का भी और दूसरों का भी। और अब इन्होंने अपना उनको जिस तरह वो एक ट्यूटेड क्वेश्चन होते हैं उनके मुंह में डाल के अपना नैब के कि आप अपील क्यों नहीं करते, आप उनका SCL में नाम क्यों नहीं डालते, वो उन्होंने कर लिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे। लेकिन एक 2017 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि जब इसी मियाँ शहबाज शरीफ के कि जब पेंडिंग ट्रायल होगा या पेंडिंग जो केसेस होगा तो उस दौरान उनका नाम जो SCL में नहीं डाला जा सकता, इनको पता है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो रास्ता ढूंढ के थक गए। अच्छा, आप वो गोल गोल घूमते रहे। ये बताइए कि आपने शहबाज शरीफ साहब के मामले में बाकर नजफी साहब की अदालत में 6 फरीक बनाए, लेकिन जिसको फरीक बनाना चाहिए था नैब को, जिसमें केसेस चल रहे हैं, नैब को फरीक क्यों नहीं बनाया आपने? नैब ने उस वक्त तक SCL में नाम ही नहीं डाला था उनका, और ये तो बाद में अपना जो है हमारे भाई हैं फवाद चौधरी साहब एडवोकेट भी हैं, उन्होंने साहब ने मिलकर कहा कि क्यों नहीं डाला, मगर केसेस तो नैब के पास ही चल रहा था ना। उसके बाद नैब ने नहीं नाम उस वक्त तक नैब ने कोई इस पे नहीं किया था।
लेकिन मैं समझता हूँ इस पर ऑनरेबल शाह खावर साहब बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि उन्होंने जज साहब भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, और फिर इसके अलावा नैब के बहुत सारे उन्होंने मतलब काम किया, तो मेरी उनकी राय ज़्यादा मुस्तनद चलें, होगी। ये तो एक तो इस पर शाह खावर साहब अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा कि क्या नैब को फरीक ना बनाना, एक तो उनकी वो स्ट्रेटजी मालूम होती है कि वो फिर डीबी में जाता, जो नैब की डीबी है उसके पास चला जाता, और वो शायद उसमें नैब को सुनना पड़ता और वो जल्दी वो रिलीफ ना ले पाता क्योंकि वो आखिरी दिन था और अगले दिन उनकी टिकट हुई थी। लेकिन आपके ख्याल में नैब को फरीक ना बनाया जाना हैरानकुन है? और दूसरा वही सवाल फिर मैं आपके पास काजी फाइज साहब के हवाले से लेकर आता हूँ कि क्या रिव्यू पर रिव्यू फाइल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने का ताल्लुक है या ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का जो ताल्लुक है, उसके लिए जो आइनी दरख्वास्त होती है उसमें नॉर्मली जो वफाक पाकिस्तान और वजारत जो दाखिला है वो फरीक होते हैं। अगर उसमें कोई एज सच कोई नैब का मामला नहीं था तो फिर उसको फरीक बनाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हाँ अगर उनकी कोई रिलीफ ऐसी थी जो कि नैब के अगेंस्ट थी फिर उसको एक बतौर नेसेसरी पार्टी बनाना ज़रूरी था। लेकिन चूंकि मैटर जो था ये वजारत दाखिला का था और उसमें फिर अगर नैब वॉज नॉट अ स्टेक होल्डर तो फिर उसके मेरा ख्याल है पार्टी बनाने का कोई इशू नहीं था। दूसरी चीज़ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से है जी, उसमें देखें जी, बात यह है कि राना शकूर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, भाई हैं और बड़े लर्नर्ड हैं। हमारे आपस में नुक्ता नज़र में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने खुद भी अभी ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसमें एक रिव्यू की तो इजाज़त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब कोई फैसला कर देती है नॉर्मली वो फाइनलिटी अटेन कर जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा सुकम हो, ऐसी गलती रह जाए कि जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है, यहाँ पे जो एक क्यूरेटिव रिव्यू की बात हो रही है तो हर रिव्यू क्यूरेटिव रिव्यू ही होता है। क्योर का मतलब क्या है कि कोई एक बीमारी है और उसका इलाज करना है, कोई गलती है उसको दुरुस्त करना है, उसको क्योर करना है। तो जो अगर आप वो जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसको भी अगर पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फैसला दे दे जिसके सरफेस के ऊपर एक जो है गलती बिल्कुल नुमायां हो तो उस पर रिव्यू हो सकता है, तो वो तो होता ही क्यूरेटिव है। तो इसलिए इसमें मेरा ख्याल में ये करना कि जी क्यूरेटिव जो है रिव्यू वो कोई एक और चीज़ है, लेकिन मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में राना साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कुछ इंडियन हाई सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूट जो हायरार्की उसमें भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जब एक रिव्यू खारिज हो जाए या रिव्यू डिसाइड हो जाए तो वो मुकदमा जो है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन ज़रूर लूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार ज़रूर मौजूद है, वो है सुओ मोटो रिव्यू का। वो क्या होता है? वो तब होता है उसमें किसी को दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होती। मैं उसमें एक मिसाल दूंगा टिक्का इकबाल केस की। टिक्का इकबाल केस में अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दी थी जो कि जनरल मुशर्रफ के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अगेंस्ट थी, गालिबन पीसीओ के जजेस का इशू था। तो उन्होंने वो सारी फरमाइशी दरख्वास्त थी, उनको एक पटिशनर फरमाइशी बनाया गया। उन्होंने चूंकि उस फैसले को, इस जनरल मुशर्रफ के फैसले को अदालती तहफ़्फ़ुज़ देना था तो उनकी तरफ से एक पटिशन फाइल कराई गई, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू भी उसका वो मतलब फैसला लिया गया, लेकिन वो सारा कलूसिवनेस थी, वो मेल मिलाप था आपस में, एक फरमाइशी दरख्वास्त थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उसकी जो है वो तस्दीक कराई गई। लेकिन जब क्या हुआ, जब असल जुडिशरी बहाल हुई तो फिर होता ये है कि ऐसे फैसले जो कि कोरम नॉन जुडिस हों और पर इंक्यूरियम हो। पर इंक्यूरियम का मतलब ये है कि एक ऐसा फैसला जो कि आइन और कानून की मंशा के सरियन खिलाफ है, और ऐसा फैसला जो है उसको रहना नहीं चाहिए, उसको क्योर करना ज़रूरी है। तो उसमें होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस या जजेस एक फैसला करते हैं कि इस फैसले को जो है दुरुस्त होना ज़रूरी है, तो वो फिर रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक नोट फॉरवर्ड करते हैं कि ये एक ऐसी जजमेंट है कि जो पर इनक्यूरियम है
इसको रीविजिट होना ज़रूरी है, रिव्यू होना ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि टिक्का इकबाल केस को भी दोबारा रीविजिट किया गया। उस पर रजिस्ट्रार की एक नोट जो है वो फॉरवर्ड हुआ और उसके लिए एक बड़ा बेंच बना और उन्होंने टिक्का इकबाल केस जो कि रिव्यू तक फाइनल हो चुका था उसको उन्होंने पर इंक्यूरियम करार देते हुए उसको मनसूख कर दिया और वो वाली जुरिस्डिक्शन उन्होंने इस्तेमाल की थी। ये जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा रहती है कि वो पर इंक्यूरियम और कोरम नॉन जुडिस जो फैसला होता है उस पे जुडिशियल रिव्यू, लेकिन उसके लिए एक तो इसके बड़ा अलावा बेंच जो है पाकिस्तान उसकी में जरूरत होती है। इसके अब अलावा यहाँ पे शाह क्या साहब, होगा? पाकिस्तान में कोई मिसाल है कि जिसमें आम तरीके से इस तरह से जिस तरह से हुकूमत चाह रही है इसके अलावा है, मुझे अभी चूंकि मुझे कुछ ऐसे केसेस याद नहीं है, वो जो राना साहब फरमा रहे थे, ये को 5-6 केसेस की नज़ीर ऐसी मौजूद है कि जिसमें कोरम नॉन जुडिस जो केस जो फैसले थे उनको रीविजिट किया गया, रिव्यू नहीं किया गया, और वो भी एक लार्जर बेंच ने। अब यहाँ पे मैं आपको एक असद साहब बताऊं, अगर फर्ज करें कि ये वफाक की ये जो अपील है वापस करने के फैसले के खिलाफ वो अलाउ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि ये मैं फर्ज कर रहा हूं, अगर वो 10 रुकनी बेंच बना दिया जाता है वही वाला, और वो 10 रुकनी बेंच के अराकीन अगर ये कह दें कि हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि हम अपना फैसला इस पे दे चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, तो उसके बाद ये होगा कि तो फिर वो बेंच डिसमेंटल हो जाएगा। उसके बाद अभी भी 17 जजेस की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें से भी 2 मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। 10 के बाद जो अगर बचते हैं तो वो 5 बचते हैं, तो 5 जो है वो ये क्यूरेटिव रिव्यू तो नहीं सुन सकते। अगर ये एडमिट भी हो जाए तो अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वो पहले जजेस अपने आप को रिक्यूज कर लें तो फिर 5 जजेस तो 10 जजेस का फैसला जो है और चाहे तो वो 10 जजेस एक और जज को शामिल करके सुन भी सकते हैं। आईनी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, राइट सर, आईनी कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल जी। हाँ, ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है कि वो एडहॉक जजेस जो हैं वो बना लें और उनको या तो हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को ले आए ऊपर या एडहॉक जजेस बना लें, तो फिर तो एक कोरम और वही 10 जजेस भी तो सुन सकते हैं, उनमें से खैर अब 9 रह गए, एक रिटायर हो गए। डिस्पेंसेशन में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं। जी, इरशाद साहब का सवाल। शाह साहब, मेरा एक सवाल है अपनी तफहीम के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इससे पहले कोई रिव्यू पिटीशन मंजूर हुई हो जिसमें किसी को रिलीफ मिला हो अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़? ऐसी नज़ायर भी मौजूद हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे सामने जो 2-3 केस हैं, भुट्टो साहब का केस है, नवाज शरीफ साहब का केस है, जहांगीर तरीन का केस है, वो रिव्यू पिटीशन जो थी उन जजों ने भी रिजेक्ट की जिन्होंने उनको जो फैसले से इख्तलाफ किया था। तो ऐसी मिसाल भी हमारे यहाँ तारीख में मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। अब जैसे आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का बताया, वो आपने देखा कि वो स्प्लिट फैसला था, उसमें से जो कितने जज साहिबान जो थे मेजॉरिटी, 4 और 3, उन्होंने उनको सजाए मौत बहाल रखी थी, बाकी 3 ने नहीं रखी थी। लेकिन जब उसी का रिव्यू आया तो उसी बेंच ने सुना, और वो जो 3 जज हजरात जिन्होंने उनको मेन फैसले में उनका जो जजमेंट जो है उनको बरी किया हुआ था, उन्होंने रिव्यू को रिजेक्ट किया, उसको डिसमिस किया। वो इसलिए किया कि उसमें से कोई उस वक्त के मुताबिक, वो तो खैर एक बड़ा हाईली कंट्रोवर्शियल फैसला है, इसको बतौर नज़ीर समझा भी नहीं जाता, लेकिन रिव्यू जो रिस्ट्रिक्शन में वो हजरात, वो जज हजरात जो कि पहले एक फैसला दे चुके हों तो रिव्यू में वो दूसरा फैसला भी दे सकते हैं टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। क्योंकि उसकी वजह ये है कि रिव्यू में एक ही चीज़ है कि वहाँ पे कोई ऐसा एक गलती जो है वो सामने आई है जिसको दुरुस्त करना उन्हीं जज हजरात के जरूरी है। अगर ये चीज साबित नहीं हो सकेगी तो फिर रिव्यू कॉम्पिटेंट नहीं होगा। ठीक है, राइट सर, इस पे अब राना शकूर साहब बहुत सारे पॉइंट्स नोट करे जा रहे हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन इरशाद साहब पहले आपका कमेंट इस पे। अच्छा, इसमें देखें ना, जो कानूनी निकात है वो बयान हो गए जी, दोनों हजरात ने बयान कर दिए। मेरा जो इसमें ये ना कहिएगा कि इसमें सियासी पहलू भी है, नहीं इसका नहीं, इसका अदल इंसाफ का पहलू है जी। इस फैसले के बाद क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई हैसियत रह गई है किसी जज के बारे में? वो फैसला इससे पहले हमने इफ्तिखार चौधरी केस में भी यही हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उठा के फेंक दिया गया। ये दूसरा फैसला आ चुका है, बिल्कुल सही, नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि जज की अहलिया, जज के बच्चों के बारे में भी कोई इदारा सवाल कर सकता है नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया कि FIR भी अब कुछ नहीं कर सकता। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि आइंदा
किसी जज के बारे में, जज के ख़ानदान के बारे में कौन तफ्तीश करेगा, कौन फ़ैसला करेगा? जब एक फ़ैसले में जज साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त्म किया गया, दूसरे फ़ैसले में FBI को भी हक़ नहीं दिया गया कि वो उनके ख़ानदान के लोग उससे सवाल कर सके। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक हमें जुडिशरी की तरफ से या कानूनी हलकों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। अवाम के अंदर ये मामला है कि क्या आइंदा किसी जज के ख़ानदान के किसी फ़र्द का एहतसाब मुमकिन है या नहीं है? वैलिड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, आपका बहुत सही सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, इस पर राना दुशेकुर कहना चाह रहे हैं और फिर मैं अगला सवाल लेकर आऊँगा बाकी मेहमानों के पास भी। और वो सवाल ये है कि क्या जब नवाज शरीफ साहब का केस है जिसमें उन्होंने एवन फील्ड और अल अजीज़िया के हवाले से अपनी अपील फाइल कर रखी है और अपील फाइल करने के बाद वो एब्सकॉन्डर करार दिए जा चुके हैं, तो उसके बाद क्या उनकी अपीलें सुनी जा सकती हैं? उसके लिए प्लीडर मुकर्रर हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो फिर रास्ता क्या है? क्या उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी जाएं या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कि जब तक के लिए वो वापस ना आ जाएं तब तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया जाए? क्या रास्ता है कानूनी तौर पर? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना दुशेकुर साहब, अभी शाह खबर साहब बात कर रहे थे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स नोट करते जा रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिव्यू पिटीशन के हवाले से या उनके बारे में जो हुकूमत लेकर आई है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, फिर मैं अगले सवाल पर जाऊँ? जी खान साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई ताहिर खलील सिंधु साहब ने जो बात की है, मेरे वो बड़े दोस्त हैं, मोहतरम हैं। कोर्ट वर्किंग के हवाले से उन्होंने मोहतरम जज जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की कोर्ट की वर्किंग के हवाले से बात की कि वहाँ ये हुआ वो। देखें, कोर्ट वर्किंग के हवाले से मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जो इंटरनल वर्किंग है या जिस तरह वो उन्होंने फरमाया कि ये डेली होता है, मेरे भाई शाह खबर साहब ने कहा, उस हवाले से फेडरेशन को कोई एतराज़ नहीं है, ना उनकी ज़ात के हवाले से कोई एतराज़ है। बल्कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी ख़बर थी लेकिन वो ख़बर उस दिन किल होगी। उसी दिन 7 मई को जब ये शहबाज शरीफ वाली पटिशन आई, जब इस पटिशन की पहली समाअत हुई है एज ए ऑब्जेक्शन केस, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने इस पटिशन को ऑफिस को वापस कर दिया कि इसका इतराज़ मेन पटिशन के साथ सुना जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उसी दिन सुनी जाए या उसी वक्त आप लेके आएँ, ऑफिस को वापस भेज दी। उसके बाद 10:15 बजे के करीब उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया जो उन्होंने रिज़र्व किया हुआ था 14 मई से, पिछले 14 अप्रैल से, सॉरी जी। वो था जनाब इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ एक पटिशन फ़ाइल हुई थी जब इन्होंने पहला अपना लाइव टीवी शो किया था पब्लिक के साथ, जब उनकी इंटरेक्शन हुई थी। तो उसमें एक सवाल किसी ने किया था कि नवाज शरीफ को तो जी आपने बाहर जाने दिया जी, तो उसके रिस्पॉन्स में फैसला क्या आया था? सर वक्त कम है, ज़रा जल्दी जल्दी बता दें। फैसला जो कौन से फैसले की बात जो आप बाकर नजवी साहब का, इमरान खान साहब के बारे में? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। जब वो नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर गए, उसके मुतल्लिक लाइव कॉलर ने एक बात की थी कि जी वो आपने उन्हें बाहर जाने दिया। उन्होंने कहा था कि हमने नहीं बाहर जाने दिया, हमने तो शर्त लगाई थी कोर्टों ने जाने। ठीक है। वो जिस अंदाज से उन्होंने बात की, तो कुछ दोस्तों ने उनके खिलाफ पटिशन फाइल की कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। उस पटिशन पर 3 दिन समाअत हुई। ठीक है। 3 दिन के बाद जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने उसे रिजर्व किया और उसी दिन 7 तारीख को, जिस दिन ये मियाँ शहबाज शरीफ की पटिशन थी, उन्होंने वो पटिशन खारिज की और इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट के हक में फैसला किया। राइट सर, ये आपने अदालत की वर्किंग के हवाले से बता दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो मेरे भाई ने बात की है, जस्टिस अपना खबर भाई ने जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। तो एक बात तो तय होगी हमारी डिबेट में, ठीक, कि रिव्यू में अगर गलती हो जाए तो फिर क्या हाल है? रिव्यू में भी तो गलती हो सकती है ना। जैसे वो पहले इन्होंने कहा कि कुछ जजमेंट्स जो हैं वो कोरम नॉन जूडिस की बुनियाद पर और पर इंक्वायरी की बुनियाद पर जो है ना, जो उन्हें रिविजिट किया गया। तो बात तो एक ही है कि रिव्यू में अगर गलती हो जाए तो उसे भी तो आखिर किसी ना किसी तरीके से दुरुस्त करना है। वो रिविजिट हो सकता है, तो वो भी रिव्यू ही की एक शक्ल है। वो भी रिव्यू ही की एक शक्ल है। और इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो रिव्यू का जो फैसला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में,
ये तो सरीहन आइन के खिलाफ है। जैसा कि मोहतरम मेरे भाई इरशाद आरफ साहब ने बात की है कि इसमें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, सही है। तो ये तो हर लिहाज से पर इंक्योरियम भी है और इस पर तो हर लिहाज से ही गौर करना दोबारा बनता है। राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं वक्त कम है, मैं अब आ जाता हूँ नवाज शरीफ साहब के पास से, खलील ताहिर सिंधु साहब से शुरू करते हुए फिर मैं शाह खबर साहब के पास आता हूँ। सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब मफरूर करार दिए जा चुके, लेकिन अपीलें उन्होंने कर दी हैं। इस पर अब वकला का जो है वो उस पर क्या कहना चाहिए, इत्तफाक था अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अभी जो पिछले हफ्ते समाअत हुई है मंगल को, जिसमें उन्होंने इत्तफाक किया कि इस पर अब प्लीडर मुकर्रर नहीं हो सकता। ये आज़म नज़ीर तारर साहब की भी राय थी और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी भी। अब राय मांगी गई है कि क्या होना चाहिए फिर, कि क्या ये डिसमिस कर दी जाए उनकी अपील या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत इस पर सवाल कर रही है, राय मांग रही है, तो और इस पर आप भी राय दे सकते हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, क्या राय है आपकी? जी बहुत शुक्रिया असद भाई। अपना राना साहब बैठे, राना अब्दुल शकूर साहब और शाह खबर साहब, मुझे यकीन कीजिए इनके सामने बोलते हुए थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। मैं बहुत छोटा हूँ इनसे और सीखते हैं हम इनसे, लेकिन मैं राना साहब से कहना चाहता हूँ कि क्या हाई कोर्ट किसी को अब्सकॉन्डर करार दे सकती है? ये ट्रायल कोर्ट का काम नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, एक और जो है, जो हमारा मतलब जजमेंट्स, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इवन द हाई कोर्ट्स कि एब्सेंशिया भी ट्रायल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ये मैं एक सिंपल सी आप जो दोनों लीगल पॉइंट है इन पे ये बता दें कि क्या ट्रायल कोर्ट का काम है किसी को, या भुट्टो की तरह आपके किसी और को। मतलब ये तो बात असल में मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई बंदा 2 मैच हार जाए तो वो कहे ये मैच उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मैं जीतूंगा नहीं। जी सही है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता कि वो ट्रायल कोर्ट से एब्सकॉन्डर करार दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस पर शायद शाह खबर साहब को मालूम हो या अपनी राय दे सकते हैं। शाह साहब, राना साहब से पूछ लें आप, असद साहब। हाँ जी राना साहब, देखें इसमें अगर नहीं मालूम है तो वो पता कर लेते हैं। इसमें गुजारिश ये है कि ये बुनियादी तौर पर नैब का केस है। हाँ मेरे पास नैब का ब्रीफ नहीं है, मैं ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है, ये मुझे लग रहा था। शाह खबर साहब ये बताइए सर कि अब इस पर कानूनी राय आपकी क्या है, कि क्या एक एब्सकॉन्डर की अपील जो है उसको सुना जा सकता है, प्लीडर मुकर्रर हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बात। और अगर नहीं हो सकता तो क्या उसको डिसमिस कर दिया जाए या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए जब तक कि नवाज शरीफ वापस ना आ जाए? जी असद साहब, ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है। मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि जो आईन पाकिस्तान है उसकी एक आर्टिकल है 175, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जो है उसकी वो डेफिनेशन करता है, उनके क्या इख्तियारात हैं। और उसका आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट वो ज्यूरिस्डिक्शन इख्तियार करेंगे, वो समाअत कर सकते हैं या वो एक अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी इजाज़त उनको आइन और कानून ने दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका सवाल का जवाब क्या है। जी, ज़ाब्ता फौजदारी की शिक है 423, वो ये कहती है कि किसी भी बंदे को जब सज़ा हुई हो निचली कोर्ट से और उसने हाई कोर्ट में उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दाखिल की हो, तो उसमें ये लिखा हुआ है, आप 423 ज़ाब्ता फौजदारी नोट कर लें, उसमें लिखा हुआ है कि जब हाई कोर्ट ऐसी दरख्वास्त की समाअत करेगी, अपील की समाअत करेगी, तो वो ये देखेगी कि उनके सामने जो रिकॉर्ड है पूरे केस का वो मौजूद है। रिकॉर्ड क्या होता है? जजमेंट, उसके साथ एविडेंस, तमाम चीज़ें। अगर वो उनके सामने मौजूद है तो अगर अपीलांट के वकील या उसके प्लीडर मौजूद हैं तो उन्हें सुना जा सकता है, और अगर प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है तो उनको सुनने के बाद अगर वो कोई भी मौजूद नहीं है तो अदालत रिकॉर्ड का मुलाहिजा करने के बाद उस अपील का फैसला कर सकती है। ये बात जो है ये आर्टिकल सेक्शन 423 ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है, अब चूंकि मैं इस पर ज़्यादा राय जनी नहीं करूँगा क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक क्वेश्चन रेस किया है, तो मैंने तो वैसे उसका 423 जो है वो तो वाजे कर दिया है, और मेरा ख्याल है कि इसमें वो एडवोकेट जनरल से या अटॉर्नी जनरल से जिससे भी राय मांगेंगे तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो सेक्शन 423 ज़ाब्ता फौजदारी का ज़रूर जिक्र करेंगे कि जिसमें अपीलांट का, उसके वकील का, उसके प्लीडर का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सवाल का जवाब है। ठीक है, तो मतलब प्लीडर मुकर्रर हो सकता है, आपकी राय है? नहीं, प्लीडर ना भी मुकर्रर होने की जरूरत ही नहीं है।
लीडर मुकर्रर होने की, उसके बगैर भी यही सुना तो जा मैं आपको सकता बार बार 423 जो है वो शिक में करके बता सकता हूं। रिकॉर्ड होना जरूरी है। रिकॉर्ड होना जरूरी है। रिकॉर्ड होना, Yes, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल शकूर साहब, शाह खबर साहब, खलील ताहिर संधू साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।